नमस्कार दोस्तों, आज का अपना सेशन है वैदिक काल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं कुछ नया कर रहा हूँ। जैसे ही हम रोज़ क्वेश्चन करते हैं उस हिसाब से आज हम क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन उसके साथ हम क्वेश्चन के साथ साथ आसपास जो भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन के ऑप्शंस पे तो वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन तो होगा ही, उसके आसपास जो 4 ऑप्शन है वो 4 क्वेश्चन भी हमारे बनते चलेंगे। तो इस तरह से हम करते जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो इसके बारे में वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो कालखंड है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो अभी हमने देखा 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का, वही है एक्सप्लेनेशन भी। आगे देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द अर धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कृत संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृति, आर्यों समाज पितृ प्रधान था। तो जैसे हमने कल देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, तो जो आर्य है वो पितृ सत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये सही नहीं है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो नगरों की सभ्यता थी, लेकिन आर्यों की नगरों की नहीं थी। यहाँ पे ग्राम का विकास हुआ था। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटी जा सकती है। कुल ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति एवं जन के शासक को राजन कहलाता, शासन को राजन कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू एक ऐसी फसल थी जिनका ज्ञान उनको नहीं था। परवर्ती वैदिक साहित्यों में अनाजों जैसे गोधूम, व्रीहि आदि की चर्चा की गई है। गेहूँ चावल की चर्चा थी, लेकिन तंबाकू की चर्चा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें श्रमण कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को ब्राह्मण नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्व सूत्र। शूल्व सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ है जो स्त्रोत कर्मों से संबंधित है। अपने नाम के अनुसार शूल्व सूत्रों में यज्ञ वेदियों को नापना, उनके लिए स्थान का चुनना तथा उनके निर्माण आदि विषयों का विस्तृत वर्णन है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ है। ये जो ज्यामिति है यही आगे जाके जियोमेट्री बनी है, जो अंग्रेज़ों ने वेदों से ली है। आगे बढ़ते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है?
तो ऋग्वेद है इसका आंसर। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक की उपलब्ध पहली रचनाओं में से मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है जिसकी किसी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। यह एक प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद की बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता ही है, आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद शामिल है। वर्तमान समय में वैदिक साहित्य की हिंदू धर्म से प्राचीनतम स्वरूप प्रकाश डालने पर तथा विश्व का प्राचीनतम स्रोत है। रचना के अनुसार प्रत्येक शाखा की वैदिक शब्द राशि के 4 भाग होते हैं। वेद के मुख्य मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। संहिता के अलावा हर एक टीका अथवा भाष्य के 3 स्तर होते हैं। कुल मिलाकर ये है संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या सब लोग जानते ही होंगे, 4 है। वेद के विभाग 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अर्थात ये वेद के 3 विभाग है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यह त्रयी विद्या है। इसका भाव यह है कि ऋग्वेद पद्य संग्रह है, यजुर्वेद गद्य संग्रह है और सामवेद गान संग्रह है। आगे बढ़ जाते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद इसका आंसर है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। इसी उपनिषद में यह यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उन्हें जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि सबसे छोटा है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। प्रथम मनु का नाम स्वयंभुव मनु था, जिनके संग प्रथम स्त्री थी शतरूपा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन प्रमुख रूप से संपत्ति का आधार माना जाता था। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन था। विशेष गज, गऊ, घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति आश्रम, खेत आदि था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें
मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूतक में चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है गाइस। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ है जिनमें संसार, ऋषियों, राजाओं के वृत्तांत आदि है। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ है जो स्मृति विभाग में आते हैं। पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। गरुड़ पुराण आपको पता होगा। आखिरी क्वेश्चन है इस लेवल का, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना मुख्य माना जाता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया था। इन शक्तियों की देवताओं से रूप में स्तुति की। कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। तो नेक्स्ट लेवल में बढ़ जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्रदेव इसका आंसर हो गया। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है इंद्र देवता के लिए। इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता माना जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो क्वेश्चन ज्यामिति अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। शूल सूत्र या शुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ है जो स्रोत कर्मों से संबंधित है। ये भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया है? तो ये जो है ये ऋग्वेद से लिया गया है। असतो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है जो कि मूल रूप से इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। जब वो मध्य एशिया से आए तो सबसे पहले उन्हें पंजाब ही मिला होगा। आगे देखते हैं, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हिता, अर्धव्यू, उद्राता, ब्रह्मा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो सूची 1 दी है उसके सामने ही जो सूची 2 है वही सही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। आगे देखते हैं, वेदों के अपौरुष क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। हिंदू धर्म में वेदों के संदर्भ में अपौरुषेयतावाद
वह मत है जो मानती है कि वेद अपौरुषेय है, अर्थात वेदों को किसी ने नहीं रचा है, न तो मनुष्य ने न किसी देवी शक्ति ने। वेदों को अपौरुषेय शब्द से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलक कनद इसके प्रतिपादक है। वैशेषिक भारतीय दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके मूल प्रवर्तक ऋषि कणाद है। यह दर्शन न्याय दर्शन में बहुत साम्य रखता है, किंतु वास्तव में यह एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? जैमिनी इसका आंसर है। इसके रचयिता महर्षि जैमिनी है। इस पूर्व मीमांसा सूत्र भी इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। इसका रचनाकाल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक है? तो बाद रामायण इसका सही आंसर है। उत्तर मीमांसा 6 भारतीय दर्शनों में से एक है। उत्तर मीमांसा को शारीरिक मीमांसा और वेदांत दर्शन भी कहते हैं। यह नाम बाद रामायण में बनाए हुए ब्रह्मसूत्र के ग्रंथ के है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल इसका आंसर हो जाता है। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया है। दशराज ने युद्ध का वर्णन किया है। 10वें मंडल में पुरुषोक्त मंत्र का शूद्रों का उल्लेख पहली बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस तट लड़ा गया था? मतलब कहाँ पे लड़ा गया था? कौन सी नदी के तट पे लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषनी? तो इसका ऑप्शन है पुरुषनी, वही सही है। भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों पुरु, युद्रु, तुर्वश, अनु, द्रह्यु, अनिल, पक्य, भलानस, विषाणीन और शिव के मध्य दशराध युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया, जिसमें सुदान को विजय मिली। कुछ समय पश्चात पुरु और भारतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन वंश कुरु वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 इसका आंसर हो जाता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति में रूप में प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा गया है? तो ब्राह्मण युग इसका सही आंसर है। प्राचीन भारतीय इतिहास में 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। 600 से 300 ईसा पूर्व का समय सूत्र युग का समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था।
ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जाति पर आधारित हो गई। उत्तर वैदिक काल में यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार शूद्रों को नहीं था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के उल्लेख के आधार पर ब्राह्मण सूत का, क्षत्रिय सन का और वैश्य ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता था। ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार बसंत ऋतु, क्षत्रियों का ग्रीष्म ऋतु, वैश्यों का शीत ऋतु में होने का विवरण मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम चारों वर्णों के कर्मों के विषय में विवरण मिलता है। ब्राह्मणों को अदाई दान देने वाला, सोपाई एवं स्वच्छा से भ्रमणशील कहा गया। क्षत्रिय अथवा राजा भूमि का मालिक, प्रजा का सेवक एवं देश का रक्षक होता था। प्राय ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच श्रेष्ठता हेतु प्रतियोगिता होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाज़कोई का महत्व इसलिए है कि वह जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। यही सही है दोस्तों। बोगाज़कोई एशिया माइनर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ से महत्वपूर्ण पुरातत्व संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहाँ के शिलालेखों में जो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बताए जाते हैं, इंद्र, दशरथ और आर्ततम आदि आर्य नामधारी राजाओं का उल्लेख है तथा इंद्र, वरुण, नासत्य और आर्य देवताओं से संधियों का साक्षी होने की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार बोगाज़कोई से आर्यों के निष्क्रमण मार्ग का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद, सविता, सूर्य देवता स्तुति में रचा गया गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में उल्लिखित है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियों का उल्लेख है। इनमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। गायत्री मंत्र सवितृ देवता यानी सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है। ऋग्वेद के 3य मंडल में रचयिता विश्वामित्र है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन है। इसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम हैं, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्राएं आपत्ति काल में मनुष्य को बहुत सहयोग देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रणेता पतंजलि मुनि। यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से प्रसिद्ध है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न भाग है। ये संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 2000 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। हर एक उपनिषद के न किसी से वेद जुड़ा है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। अगले लेवल पे देखते हैं।
सूची दिया गया है इस क्वेश्चन में। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संगीत में स्रोत एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्रोत एवं प्रार्थनाएं। तो इसका आंसर है ए। देख लीजिएगा। ऋग्वेद भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना में ऋग्वेद में इसका अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत या होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। सामवेद का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद, यजुष शब्द का अर्थ यज्ञ है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड का प्रधान वेद है। अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं पहले। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है जिसका वर्णन कई बार आया है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। इसे नदी माता, नदियों की माता ऐसे भी कहा गया है। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार हुआ है। शतुद्री आजकल की सतलज नदी मानी जाती है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कैक्य देश में अश्वपति नाम का राजा था। वह बड़ा सदाचारी था, प्रजा वत्सल और उच्च कोटि का ब्रह्मज्ञानी था। उसने वैश्वानर आत्मा की सफलतापूर्वक खोज की थी, स्वयं आत्मदर्शन किया था। बड़े बड़े वैद्य पंडितों को भी आत्मसत्व दीक्षा दी थी। अगला क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? कठोपनिषद इसका सही आंसर है। नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान। काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की संगलाख श्रृंखला से होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है और इसका जल संभर हेलमंद नदी के जल संभर के क्षेत्र से उनई दर्रे द्वारा विभाजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। व्याख्या देख लेते हैं। कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे। इन्हें सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है, जिनके मान्य अर्थों के अनुसार विश्व का उद्भव विकासवादी प्रक्रिया से हुआ है। कई लोग इन्हें
अनीश्वरवादी मानते हैं, लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया है और संसार को एक क्रम के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई और लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा इसका सही आंसर है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिलांतर्गत गंगा की सहायक काली नदी के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इस स्थल की खोज ईस्वी सन 1961 से 1962 ईसाई में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। कनिंघम ने चीनी यात्री युनाव चांग द्वारा प्रस्तापित पीलो शान नामक स्थल का अतरंजी खेड़ा के समीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है सामवेद। व्याख्या देख लेते हैं। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। इनमें मात्र 78 ही नई है, अन्य ऋग्वेद से ली गई है। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है। साम का अर्थ ज्ञान होता है। इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है। भारतीय संगीत पर यह प्राचीनतम ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? भागवत इसका आंसर है दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, जिनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का तात्विक विवेचन है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। प्राचीन काल में भारतवर्ष में जब कोई गुरु अथवा आचार्य अपने मत का प्रतिपादन एवं उसकी प्रतिष्ठा करना चाहता है, तो उसके लिए सर्वप्रथम वह इन तीनों पर भाष्य लिखता था। निम्बार्काचार्य, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि बड़े बड़े गुरुओं ने ऐसा करके अपने मत का प्रतिपादन किया था। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। आगे जाते हैं। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद इसकी सूची मिलानी है। ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत से। तो इसका ऑप्शन का देख लेते हैं एक बार। तो जो पहला ऑप्शन है वही सही है। ऋग्वेद भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होता ऋषियों का
द्वारा उच्चारित किया जाता था। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। सामवेद का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह, इन मंत्रों को गाने वाला उद्दाता कहलाता था। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद, यजुष शब्द का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान वेद है। अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक की विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा इसका आंसर हो जाता है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। इसके उपदेशक अत्रिपुत्र, पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरक है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के दो प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं जो काल के काल में समाने से बचे रह गए हैं। भारतीय चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं: चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा वाग्भट का अष्टांग आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लिए आयुर्वेद के मानक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है यजुर्वेद में। व्याख्या देख लेते हैं। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है और चारों वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र है। ये हिंदू धर्म के प्रचार 4 पवित्रम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बारे में दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा एक थी। सभा के साथ ही एक दूसरी संस्था थी, समिति। और अथर्ववेद में उन दोनों को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन वैदिक समाज को ये संस्थाएं अपने विकसित रूप में प्राप्त हुई थी। उसका तात्पर्य है सभा स्थल और सभा की बैठक दोनों से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है तथा ईश्वर की स्तुति आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य है,
इसका आंसर भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में सांख्य भी एक है, जो प्राचीन काल में अत्यंत लोकप्रिय था। यह अद्वैतीय वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल कहे जाते हैं। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यह प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत, शाक्तों के शिव शक्ति के सिद्धांत इसके समांतर दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। उस व्यक्ति को लोहार कहते हैं जो लोहा या इस्पात का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाता है। हथौड़ा, छैनी, भाथी, धोंकनी आदि औजारों का प्रयोग करके लोहार फाटक, ग्रिल, रेलिंग, खेती के औजार, कुछ बर्तन एवं हथियार आदि बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची सुमिलित करनी है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, अर्थशास्त्र। ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो ये जो है वो सीधे सीधे ही दिए हैं, इसीलिए क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन पहला ही इसका आंसर होगा। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता धन्वंतरि है। इसमें रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शल्य चिकित्सा, विष चिकित्सा, आयुर्विज्ञान आदि के वर्णन किए गए हैं। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता विश्वामित्र है। इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने, उन्हें बनाने और उनमें प्रवीणता प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। इसके कर्ता नारद मुनि हैं। इसमें गान विद्या के प्रमुख अंगों जैसे गायन, वादन, नृत्य आदि का विशद वर्णन दिया हुआ है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वकर्मा है। इसमें वास्तुशास्त्र, शिल्पकला, हस्तकला इत्यादि का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक इसका सही आंसर है। ऋग्वेद के द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद इसका सही आंसर हो जाता है। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद के 2 पाठों शौनक और पेपलद से संचारित हुई लगभग सभी स्तोत्र ऋग्वेद के स्तोत्रों में छंदों में रचित हैं। दोनों वेदों के इसके अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है। अथर्ववेद दैनिक जीवन में जुड़े हुए तांत्रिक धार्मिक सरोकारों को व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक पुरोहिती स्वर से भिन्न है जो महान देवों को
महिमा मंडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों की उत्प्रेरित दृष्टि का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। इसका आंसर यही हो जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द अर्धातु से बना है जिसका अर्थ जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। मैक्स मुलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इनमें 1028 सूक्त है जिनमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते थे। ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। ऋक् संहिता में 10 मंडल है। बाल खिल्य सहित 1028 सूक्त है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है जिसमें एक दैवत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत। इनमें भक्ति भाव की प्रधानता। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी है परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्राधान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवतः आए मध्य एशिया से। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। यह आर्यों की सर्वप्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। रॉथ के अनुसार विदत संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंध थी। इसी कारण के पी जायसवाल विदत को एक मौलिक बड़ी सभा मानते थे। रामशरण शर्मा इसे आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानते थे। उनका मानना है कि ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 22 बार हुआ है। आपके अनुसार विदत ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं अथवा उपहार और समय समय पर मिलने वाली भेंटों की सामग्रियों का वितरण करती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा का विदत में भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन कहलाता है? शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ माना जाता है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन दबाना मत